Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video I will discuss few MCQs based on business environment. So students, इस वीडियो सीरीज में हम डेली 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड स्टूडेंट्स दिस सीरीज इज अ वन टॉपिक वन वीक MCQ सीरीज ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट. सो इस पूरे वीक हम बिजनेस एनवायरनमेंट बेस्ड MCQs को डिस्कस करेंगे एंड स्टूडेंट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इज दैट कि सीरीज में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो MCOM एस्पायरेंट्स के लिए भी यूजफुल हैं. एंड बिजनेस एनवायरनमेंट से MCOM एंट्रेंस में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इसीलिए MCOM स्टूडेंट्स जो MCOM एस्पायरेंट्स हैं, आप चाहें तो नोट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं MCQs को. सो हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के साथ ही मैं ये भी बताऊंगी आपको कि कौन सा क्वेश्चन सिर्फ MCOM स्टूडेंट्स के लिए है. बस उन क्वेश्चंस को जो BCom के एस्पायरेंट्स हैं वो अटेम्प्ट ना करें. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सभी के लिए हैं. एंड स्टूडेंट्स, अब बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, सो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व करेंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए. एंड स्टूडेंट्स, एज आई स्ट्राइव टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम योर सिलेबस, I'll be surely covering more such topics, and if you haven't subscribed yet, subscribe right away. And before starting the video, I will again suggest you the same thing that हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इवैल्यूएशन भी हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का. सो ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स. आई विल श्योरली एड्रेस योर कंसर्न. एंड जस्ट टू रिमाइंड, थ्रू माय चैनल आई एम हियर टू हेल्प यू कवर योर सिलेबस एंड गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी. सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड लेट्स बिगिन नाउ. सो आज का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31. इससे पहले के इस सीरीज़ में मैं 2 आपको जो वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ. फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक डिस्कस किया था और सेकंड वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किया था. सो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आज क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस करेंगे. हम 15 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस कर रहे हैं सीरीज़ में एक वीडियो में. ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इसे देख लेते हैं. आपसे पूछा है कि डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट लेंड बाय द बैंक. सो जो मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यानी जिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को हम मॉर्गेज करके उस पर लेंडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है सिक्योरिटी की एंड जो अमाउंट हमें बैंक उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट लेंड करता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं, इस टर्म को पूछ रहा है आपसे. तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स. ए से इज लोन अमाउंट, बी से इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सी मार्जिन या डी नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ये है सी, मार्जिन. मार्जिन कहते हैं इस डिफरेंस को. सो your correct option is option number C. Margin is known as the difference between the market value of a security and the amount lent by the bank. So next question we have question number 32. इसमें पूछ रहा है आपसे कि द कोटा सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर. सो कोटा सिस्टम को कब फर्स्टली जो है इंट्रोड्यूस किया गया था ये पूछा जा रहा है यहाँ पे. तो ऑप्शन है हमारे पास A 1955, B 1960, C 1949 या D 1952. सो स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस में ईयर या जिनसे रिलेटेड इस तरह की चीज़ें दी रहती हैं उन्हें बिल्कुल याद रखा कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और जब ये एग्जाम में आते हैं तो इसमें कोई भी जो है आप गेस वर्क नहीं कर सकते, थोड़ा भी तुक्का नहीं मार पाएंगे आप, क्योंकि श्योर शॉट आपको जब तक पता नहीं होगा आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकते. यहाँ तुक्का नहीं चलता है स्टूडेंट्स. सो इसे याद रखिएगा बिल्कुल. और अलग से नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो बिल्कुल आप बना सकते हैं. इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनकी एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड ज़रूर से जो है आप किससे ईयर वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं. अदरवाइज ईयर बेस्ड क्वेश्चन तब आते हैं जब किसी एक्ट से रिलेटेड जो है आपके सिलेबस में अगर कहीं मेंशन हो तो उसमें ज़रूर पूछता है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 1955, इसे मार्क कर लीजिए. ए इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 33. इसमें पूछ रहा है कि PLR स्टैंड्स फॉर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग. सो मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड कई जगह पे मैंने इस क्वेश्चन को देखा है. सो PLR का बेसिकली आपसे यहाँ पे जो फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है, फुल फॉर्म में क्या है. तो PLR स्टैंड्स फॉर पूछ रहा है आपसे यहाँ पे. तो A सेज इट्स प्राइम मिनिस्टर्स लैंड रिकवरी, B सेज प्राइम लेंडिंग रेट, C इज प्राइस लेवरेज रेट या D नन ऑफ दीज. तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि PLR का मतलब क्या होता है, इट्स प्राइम लेंडिंग रेट. सो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 34. इसमें पूछ रहा है कि द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज. सो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से रिलेटेड, इसे हम क्या कहते हैं ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे. A says it is IMEX policy, B says EXIM policy, C says export policy या D says none of these. So students, हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं EXIM जो है ना, ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को डिनोट करता है. एक्सपोर्ट से EX एंड
इम्पोर्ट से IM लेकर जो है एग्जिम को बनाया गया है। एग्जिम बैंक भी है, एग्जिम पॉलिसी, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इस वर्ड से ही आप जो है डिनोट कर सकते हैं कि ये किसे रेफर कर रहा है, ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से रिलेटेड होता है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा है कि SEZ स्टैंड्स फॉर, अगेन एक फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। सो फुल फॉर्म पूछ रहा है अगेन आपसे यहाँ पे। सो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, A से स्पेशल इकोनॉमिक जोन, B से स्पेशल एक्सपोर्ट जोन, C से सोशली बैकवर्ड जोन या D से नन। सो C तो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, तो A और B में से ही आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे A ऑप्शन जो है ना आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। SEZ को क्या बोला जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये A ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा है कि डैश इज एन एक्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डेट्रीमेंट, ठीक है। तो कौन सा इसमें से ऐसा एक्ट है विच वॉज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स आपको, A से IRDA एक्ट, B से MRTP एक्ट, C से ILO एक्ट या D से फेरा, ठीक है, FERA। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये है B MRTP एक्ट, जो मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट था ये, ठीक है। ये अब रिपील ऑफ हो चुका है, इसकी जगह कंपटीशन एक्ट आ भी चुका है स्टूडेंट्स। एंड 2002 में कंपटीशन एक्ट की इनैक्टमेंट के साथ MRTP को रिपील ऑफ कर लिया गया था। बट ये एक्ट क्यों था ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्ट इट वाज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। सो यहाँ पे आपका B ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स, अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम BHU BCom एंट्रेंस, कई बार पूछा जा चुका है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये जो है एग्जिस्टेंस में कब आया, इट केम इनटू फोर्स इन द ईयर पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए स्टूडेंट्स, A 1985, B 1986, C 1999 या D 1989। सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 80s जो है 1980s से रिलेटेड 3 ऑप्शन है, 85, 86 एंड 89। बहुत आसानी से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट याद रखिएगा श्योर शॉट इस तरह के तो जो क्वेश्चन हैं उनके लिए बिल्कुल जो है आप रट लीजिए, नहीं तो बेटर है। B 1986 करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, ये कई बार आया हुआ है। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से मैंने देखा है कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इसके ईयर से एटलीस्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, अगर तो याद होना चाहिए, ठीक है। 1986 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा कि डैश कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम। सो इसमें से गिवन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी टर्म है विच कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो अभी तक आपने बिल्कुल जो है फिगर आउट कर लिया होगा, फिर भी मैं आपके लिए जो है ऑप्शंस रीड आउट कर देती हूँ। A सेज बिजनेस इन्वायरमेंट, B सेज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, C सेज नेचुरल इन्वायरमेंट या D सेज नन। सो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, ये जो इकोनॉमिक कंडीशन भी, इकोनॉमिक रिलेटेड पॉलिसी भी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ भी एंड इकोनॉमिक पूरा सिस्टम जो है ना, ये सारी चीज़ें सिर्फ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का ही पार्ट हो सकती हैं। अगर सिर्फ आप बिजनेस इन्वायरमेंट को चूज़ करेंगे तो ये थोड़ा नैरो हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ इंडस्ट्री या बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें ही बिजनेस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं। सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन है, B मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ, वेरी 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 इजी क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी किसका एग्जांपल है, किस टाइप की इकोनॉमी का। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हमें स्टूडेंट्स, A से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, B से क्लोज्ड इकोनॉमी, C से मिक्स्ड इकोनॉमी या D से नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी की टाइप है, ठीक है। तो C ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछ रहा है कि डैश इकोनॉमी इज नॉट प्लान्ड, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ऐसी कौन सी इकोनॉमी होती है जो इसका गवर्नमेंट का जो है कोई कंट्रोल नहीं होता है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई इकोनॉमी आपको बतानी है विच इज़ नाइदर प्लान्ड नॉर कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, A सेज क्लोज्ड इकोनॉमी, B सेज मिक्स्ड इकोनॉमी, C सेज फ्री मार्केट इकोनॉमी या D सेज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्री मार्केट इकोनॉमी। आपने शायद फिगर आउट भी कर लिया होगा एज द नेम सजेस्ट, फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी ये है नहीं और क्लोज्ड इकोनॉमी का ये बिल्कुल भी एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप एलिमिनेशन से भी स्टूडेंट्स बिल्कुल इसे अटेम्प्ट कर सकते थे। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछ रहा है कि डैश इज द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया।
सो कभी भी जो इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में की जाती है उसका मेन एम क्या होता है ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो ए ऑप्शन में बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, बी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, सी ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, या डी नन। सो आपको जो है आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सो इकोनॉमिक प्लानिंग का हमेशा इंडिया में जो मेन एम रहा है वो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस का रहा है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछ रहा है कि डैश इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। सो इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए जो एपेक्स बॉडी है उसका नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे आपसे। सो ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स, ए प्लानिंग कमीशन, बी पार्लियामेंट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी नन ऑफ दिस। सो आई थिंक ऑप्शन से कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो रहा है यहाँ पे, आप बिल्कुल फिगर आउट कर चुके होंगे अभी तक। इट्स ए प्लानिंग कमीशन, यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछ रहा है कि TRYSEM यानी ट्राइसेम वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग। सो ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था ये पूछ रहा है आपसे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ए से सेकेंड प्लान पीरियड, बी से फिफ्थ प्लान पीरियड, सी से फोर्थ प्लान पीरियड, या डी से सेवन्थ प्लान पीरियड। सो ये कब आया था ये पूछा जा रहा है आपसे। सो स्टूडेंट्स जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं पहले भी। सो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था फिफ्थ प्लान पीरियड, इसके टाइम पे ये ट्राइसेम जो है इम्प्लीमेंट हुआ था। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछ रहा है कि इन द पेस्ट फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल एनालिसिस व्हाट डज द लेटर ई स्टैंड्स फॉर। सो इसमें जो ये फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो अभी तक आपने बिल्कुल इसे फिगर आउट कर भी लिया होगा स्टूडेंट्स। तो पेस्ट जो फ्रेमवर्क होता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इसके फुल फॉर्म में लेटर है ई, ये किस लिए जो है स्टैंड करता है, इस एब्रीविएशन में जो लेटर है ई। ठीक है, तो यहाँ पे ए से ऑप्शन है आपके पास, ए से एथिकल, बी से इकोनॉमिक, सी से एजुकेशनल, या डी से इकोलॉजिकल। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इकोनॉमिक। तो यहाँ पे ई जो है इकोनॉमिक के लिए होता है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछ रहा है आपसे कि Analyzing process of change in the business environment involves conceptualizing it as। so business environment की जो analyzing हम करते हैं वो हम किस तरह से इसे conceptualize करके चलते हैं। A says diverse, B says complex, C dynamic, या डी स्टैटिक। सो हम सब जानते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक नेचर का होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी डायनामिक। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, इसे मार्क कर लीजिए। And this is all for today students. I hope the questions were clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. And please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई भी confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning students.